नमस्कार, टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। किसी भी देश की ताकत युवा पीढ़ी होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और नशे जैसी बुराइयों के बीच में जकड़ी हुई है। युवा पीढ़ी से रचनात्मक कार्य लेने के लिए और उन्हें रचनात्मक कार्यों के प्रति प्रेरित करने, राष्ट्र निर्माण के प्रति उन्हें जागरूक करने के भाव से एक अभियान की शुरुआत हुई है और इस अभियान को चला रहे हैं देश के जाने माने आध्यात्मिक संत एस्ट्रो अंकल के नाम से मशहूर पवन सिन्हा। आज हमारे साथ वो खुद मौजूद है और उन्हीं से जानेंगे उनके इस अभियान के बारे में। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एक तो एस्ट्रो अंकल, गुड लक गुरु, इन तमाम से इतर एक नया अभियान आपका शुरू हुआ है युवाओं को राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रेरित करने के लिए। क्या कॉन्सेप्ट है इस अभियान का? असल में मेरा मूल अभियान यही है। मैं तकरीबन 11.25 वर्ष का था जब मैं ईश्वर की खोज के लिए घर से निकला, जंगल की तरफ गया। और एक विचित्र बात यह हुई कि मैंने जितना अध्यात्म को पढ़ा, जितना अध्यात्म को समझा, मुझे लगा कि पूरा अध्यात्म घूम फिर के राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए है। एक वक्त मैं चाहता था कि संन्यास लेके जंगल में वास करूं। मेरा वहाँ आज भी बहुत मन लगता है। मैं यहाँ बड़ा असहज रहता हूँ संसार में। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेरणा थी वो यह थी कि राम, कृष्ण, दुर्गा, विष्णु, महेश, ब्रह्म, इन सभी लोगों ने समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य किया। इस धरती को, इस सृष्टि को जीवित रखने के लिए काम किया। मैं उससे इतर कैसे जा सकता हूँ? लिहाजा मैंने राष्ट्र के लिए कार्य करने का संकल्प तभी से ले लिया। लगभग 13-13.5-14 वर्ष का रहा हूँगा। अब समस्या उस वक्त में ये थी कि राष्ट्र में सैकड़ों काम है, जिधर आप देखिए। और ये तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, अब तो स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। तो उस वक्त में क्या था, जिधर आप देखिए उधर आपको एक परेशानी दिखाई देगी। जिधर आप देखिए वहाँ पर राष्ट्र किसी ना किसी चीज़, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उनसे जूझता नज़र आता था। तो राष्ट्र निर्माण हो तो हो कैसे, ये एक बड़ी भारी समस्या थी। मुझे ये लगा, तब मैंने जो भी मेरा बालमन ने उस वक्त सोचा, मुझे ये लगा कि हम यदि बच्चों पर काम करें, क्योंकि किसी भी परिवार की, समाज की और राष्ट्र की नींव उसके बच्चे होते हैं। बच्चों पर यदि हम काम करें और उनके अंदर एक राष्ट्रभक्त, वैज्ञानिक, जागरूक और आत्मविश्वासी युवा उत्पन्न करें, तो इस देश की हालत तो देखते देखते बदल जाएगी। मैंने वही कार्य करना शुरू कर दिया। तो मैं पीढ़ी निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। जो मुद्दा आपने उठाया नशे का, या जिस तरीके से हम बहुत सारी भौतिक चीज़ों को, मैंने सोशल मीडिया का भी, सोशल मीडिया वाली जो आपने बात उठाई, वो बहुत सारी भौतिक चीज़ों में बच्चा डूब रहा है। ये हमारे दास हैं। सोशल मीडिया हो, मोबाइल हो, ये मशीनें हमारी गुलाम हैं। ये यदि हमारी मालिक बन जाएंगे, हम इनके बिना यदि ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे, तो ये हमें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इनमें विवेक नहीं है और इंसान में विवेक है। तो ये गुलाम रहें तो बहुत अच्छा है, और ये मालिक बन जाएं तो बहुत बुरा है। तो वही विध्वंस की स्थिति देश में चल रही है। पंजाब में मैंने बहुत घूमा, ट्रैवल किया। वहाँ तो बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ड्रग्स मिलाई जा रही है, बच्चों को नशा करवाया जा रहा है। इस देश में 2020 में औसत आयु होगी कुल 29 वर्ष। इतना यंग, दुनिया का सबसे यंग देश ये बन जाएगा। वो कौन सा युवा होगा जो देश चलाएगा? वह युवा क्या देश की परंपरा जानता होगा? वह युवा क्या देश का इतिहास जानता होगा? वह युवा कहीं ऐसा तो नहीं मोबाइल का गुलाम हुआ होगा, माता पिता से लड़ता हुआ होगा? ये चीज़ें बड़ी सोचने की बात है, समझने की बात है। और इस वक्त हमारे देश के पास कोई युवा नीति नहीं है। जो लोग तकरीबन 59 करोड़ हो गए हैं, उस 59 करोड़ के लिए हमारे पास कोई नीति नहीं। बहुत से बहुत बात करती भी है कोई सरकार, तो नौकरी देने की बात करती है। नौकरी से क्या होगा? नौकरी क्या दे देगी सरकार? कोई भी सरकार है, कितना भी अच्छा काम करे, क्या दे देगी? जब तक कि उस युवा का चरित्र मजबूत नहीं होगा, तन मजबूत नहीं होगा, मन मजबूत नहीं होगा, कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं माता पिता के पैरों पड़ने को भी तैयार रहता हूँ कि अपने बच्चे के मन को समझिए, तन को समझिए, चरित्र को मजबूत करिए, तब इस राष्ट्र का निर्माण होगा। वैसे परिणामों की अगर बात करें तो किस तरीके के परिणाम अभी तक आए हैं, इससे संतुष्ट हैं या फिर औसत से भी कम या ज़्यादा आए हैं? मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। माता पिता की सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। युवा देखिए बहुत आज भी जागरूक है और कुछ करना चाहता है, लेकिन माता पिता उसको नहीं करने दे रहे। समस्या क्या है कि माता पिता के पास ज्ञान और अनुभव है, बच्चे के पास तो एक स्वप्न है बस। माता पिता उसको आगे आने नहीं दे रहे। तो लेकिन लगातार 20-22 वर्षों की मेहनत से पेरेंटिंग की बातें करते करते
एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस चीज़ को अब समझने लगा है, इस चीज़ की ज़रूरत को, वैज्ञानिकता को समझने का, और देख रहा है ना वो अपने घर में कि ज़रा सी बात पे बच्चा बिदक जाता है, गुस्सा हो जाता है, माता पिता को कुछ भी कह देता है, तो उसको परिणाम समझ में आ रहे हैं कि भाई आप जितना ओजिनोमोटो खिलाएंगे, जितना मांसाहार कराएंगे, बच्चे का गुस्सा इतना ही बढ़ेगा, जितने ही बाज़ार में बिकने वाले शीतल पेय पिलाएंगे, बच्चा उतना ही क्रोध करेगा, क्योंकि उसके अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ रही है, एनर्जी कंट्रोल हो नहीं रही है, क्या करेगा, गुस्से में निकलेगी। तो अब माता पिता समझने लगे हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन अब बहुत आने पवन जी, लगा। वैसे एक विसंगतिपूर्ण या विडंबनापूर्ण स्थिति ये नहीं है कि हमारे देश के ही युवा और हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप देश के निर्माण में काम करो? जी, ये प्रश्न आपने मेरे इससे दिल को छुआ है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि मुझे अपने देश के लिए किसी प्रेम बाहरी से कैसे कहते किया तो जाए बात अलग, दूसरा समझ अलग में थी, आता था। लेकिन बिल्कुल, देश अपने देशवासी से ये कहना कि अपने बिल्कुल, देश से बिल्कुल, प्रेम करो, बिल्कुल। ये बड़ी अजीब सी बात जैसे है। माता पिता से करने के लिए जैसे आग्रह करना पड़ रहा है, वैसे देश के लिए करना पड़ रहा है कि जी। मातृभूमि के प्रति करो आप। जी, ये बड़ी वास्तव में एक अजीब सी डाइकोटमी है, बड़ा विरोधाभास है इसमें। भारत माता के नारे लगाने वाली जनता भारत माता से कितना प्रेम करती है, ये दीगर है, स्पष्ट है, उसके कर्मों में परिलक्षित नहीं होता वह प्रेम। तो ये सिचुएशन तो बड़ी ख़राब है और दुख भी होता है जब मैं उनसे कहता हूँ अपने देश से प्रेम करो। अरे जान थोड़ी दे रहे हैं, ये भी समझाना पड़ता है। बिल्कुल, जान थोड़ी दे रहे हैं भाई, आप अपना काम ईमानदारी से करो, आपका देश सिर्फ ये मानता है आपसे, ये भी सिखाना पड़ता है। अच्छा, बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी सिखाना पड़ता है। आपने पॉलिसी का भी अभाव बताया, लोगों में जागरूकता का अभाव भी बताया। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई नीति बनना चाहिए? क्योंकि आप अकेले अगर इस अभियान में जुटे हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी है, तो वो अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। कुछ अच्छे नतीजे अगर आ सकने की बात हो, उम्मीद कर सके, तो किस प्रकार की पॉलिसियाँ बननी चाहिए आपके मत के अनुसार? मैं पूर्व में भी इस पर काफ़ी बहस करता रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता रहा हूँ। मैं सोच भी रहा था कि एक बार इसको पूरे देश में घूम के इसको आंदोलन का रूप दें, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी पहले देख लेते हैं, चुनाव समक्ष हैं, देश में वैसे ही उथल पुथल बहुत है। अब देखते हैं ये सरकार क्या करती है, लेकिन मैं अपना आग्रह जारी रखे हुए हूँ और मैं खुद एक यूथ पॉलिसी बना रहा हूँ। बहुत जल्दी ये कलमबद्ध हो जाएगी और मैं इसको जगह जगह भेजूंगा, निवेदन करूंगा। और उसमें मेरा प्रमुख निवेदन ये है कि यूथ पॉलिसी का मतलब रोजगार देना नहीं होता। यूथ पॉलिसी का मतलब उसे जीवन देना होता है, उसको उसके जीवन के प्रति एक आत्मविश्वास प्रति उत्पन्न होना चाहिए, आनंद उत्पन्न होना चाहिए, हंसी खुशी वो अपनी ज़िंदगी जिए, स्वस्थ रहे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम उसको प्रेम करना सिखा रहे हैं या नहीं, परिवार में एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं या नहीं। अब रोज़गार दे दिया, रोज़ कला घर में है उसके, तो सोशल सिक्योरिटी यूथ को दे रहे हैं कि नहीं? भाई सरकार या राष्ट्र माता पिता है यूथ की, बच्चे की माता पिता है, वह उसको सुरक्षा दे। तो जो यूथ पॉलिसी है उसमें उसके तन मन चरित्र शिक्षा और रोजगार, इन सब का ख्याल रखना चाहिए, तब जाकर वह युवा इस देश के लिए कार्य करने के लायक होगा। सफलता और असफलता के पीछे लोग अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन आपकी फिलॉसफी कहती है कि कर्म को दोष देना चाहिए। वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बहुत लोग जानना भी चाहते हैं कि कर्म किस प्रकार से की जाए कि तरक्की जो है कदम चूमने पर बेताब हो जाए। और उसमें भी लोग इसलिए भी आश्चर्य करते हैं कि मैं ज्योतिष भी जानता हूँ, तो मैं कर्म की बात क्यों करता हूँ, मुझे तो सिर्फ भाग्य की बात करना चाहिए। असल में जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ज्योतिष ग्रहों से कुछ नहीं हो रहा है, मेरे अंदर जो है उसे ग्रह उभार रहा है। मेरे अंदर यदि नकारात्मकता है तो ग्रह उभार देगा, यदि मेरे संचित पाप कर्म मेरे अंदर हैं तो ग्रह उभार कर उसे दुर्भाग्य बना देगा। संचित शुद्ध कर्म है तो ग्रह उभार कर उसे सौभाग्य बना देगा। और मेरे पास प्रारब्ध है, क्रियामाण है, तो यानी मैं पूजा करके, उपासना करके, और सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करके मैं अपनी तकदीर दोबारा लिख सकता हूँ। क्योंकि भगवान ने तकदीर को लिखकर कलम नहीं तोड़ी, उसने बहुत मौके दिए इंसान को, बस इंसान उसे रीराइट करना जानता हो तो अच्छे करे। अरे मैं देखिए पेड़ दिख रहा है, मैंने एक पेड़ बो दिया, यहाँ मेरा एक ये कर्म हो गया, मैंने इसी बहाने अपना बुद्ध बढ़िया कर लिया। ठीक है, अब जब मैं बोलने जाऊंगा तो मेरी वाणी पर इस पेड़ के लगाने का फल स्पष्ट होगा। गंगा जी है, ये सुंदर नर्मदा, अब इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए मैंने कुछ कर्म किया, तो मैं कल को अपना भाग्य मांगने जाऊंगा तो मुझे मेरा भाग्य मिलेगा, क्योंकि मेरा चंद्रमा मजबूत हुआ। ज्योतिष यह सिखाता है कि आपके जिंदगी में इधर उधर से चुनकर आप ऐसे कर्म इकट्ठे कर लीजिए कि वह आपको सौभाग्य
लिख दें दोबारा से। और ये सब कर, और हज़ारों लोगों ने किया। मैंने देखा ऐसे कर्मवीर लोग हैं इस देश के अंदर। मैं 31 वर्षों का अगर अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूं, कुंडली तो कह रही है कुछ नहीं है, और दिख रहा है कि नहीं व्यक्ति तो सफल कार्य कर रहा है। तो फिर उसमें से ये निकाला गया कि हाँ, इस तरीके से यदि हम अपने कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी जरूर। कुछ आंकड़ा बता पाएंगे महाराज, क्योंकि लंबे समय से आप एक क्षेत्र में हैं और लगातार लोगों को दौलतमंद बनने के, सफलता के, तरक्की के, घर परिवार को सुख समृद्धि के लिए, ग्रह क्लेश मिटाने के लिए तमाम तरह के उपाय बता रहे हैं। आपके जो उपाय बताए हैं उससे वाकई में जो है सफल परिणाम लोगों को आ रहे हैं। आपके पास फीडबैक आता है उसका? बहुत बड़ा फीडबैक आता है, बहुत बड़ा फीडबैक आता है। असल में 2 किस्म के लोग हैं, जो आस्था रखते हैं लेकिन विश्वास नहीं। दूसरे किस्म के लोग हैं जो विश्वास भी रखते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। इनको कुछ नहीं मिलता। देखिए, केवल कोरी आस्था से तो कुछ नहीं होगा जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, चाहे ईश्वर हो, चाहे वो ज्योतिषी उपाय हो। दूसरी चीज यह है कि जब विश्वास रखिए तो सुनकर ना रह जाइए, उसको अमल में लाइए, जिंदगी में उतार दीजिए, तो निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट होगा। तीसरी जो कैटेगरी है, जो विश्वास भी रखती है, कर्म भी करती है। विश्वास नहीं भी रखती है फिर भी कर्म कर लेती है कि चलो करके देखते हैं क्या जा रहा है, रिस्क लेती है। 90% तक फायदा मिलता है, 90% तक। आप बच्चों के परवरिश पर भी जोर देते हैं कि स्वस्थ पर एक संस्कारवान परवरिश अगर हो जाए तो बच्चा जो है आगे चलकर देश का नाम रोशन करता है, परिवार का और समाज का नाम रोशन हो सकता है। परवरिश का तात्पर्य आपका क्या है? परवरिश तो हर कोई बच्चे अपने माँ बाप बच्चों की करते हैं। ग्रोथ 2 तरीके से होती है, वृद्धि 2 तरीके से होती है। अब मनुष्य उत्पन्न हुआ है तो बढ़ेगा ही, उसका शरीर भी बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक तो ये हो गया कि तुम ऑलरेडी बढ़ रहे थे, हमने तुम्हें उसको बढ़ने के लिए कुछ दे दिया तो तुम और बढ़ गए थोड़ा सा, एक तो ये हो गया। लेकिन इससे कहीं ज्यादा है परवरिश, पालन पोषण इससे कहीं ज्यादा है। बच्चों के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे हर बच्चे में कैंसर है, हर दुनिया के हर व्यक्ति में कैंसर है। जिस दिन इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई, जिस दिन सेल कमजोर पड़ गया, वो उभर आएगा। अब हमने ये पता लगा लिया कि इस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, हम शुरू से ही उसे कफ की चीजें खिलाना बंद कर दें, ये परवरिश है। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरी चीज आपके माध्यम से जरूर पहुंचनी चाहिए बात, हम कुछ भी खिलाते हैं अपने बच्चे को, ये नहीं जानने की कोशिश करते कि उसमें पड़ा क्या है। भोजन के 3 हिस्से फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनते, एक हिस्सा मन बनता है। तो यदि हम कुछ खराब खिलाते हैं तो मन भी खराब, तन भी खराब, दुर्भाग्य आएगा ही आएगा। तो पेरेंट्स से मैं हमेशा दरखास्त करता हूं कि पढ़ो, पहले गहराई से चीज़ों को नापना सीखिए, देखना सीखिए। बाजार से जो खरीद रहे हैं आप, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद फिर बच्चे का आप खिलाइए पिलाइए। अब पेट में बहुत गैस बनती है, पित्त बहुत बनता है, मैदा खिलाए रखें बच्चे को, ये भी मैदा खा, वह भी मैदा खा, आजकल तमाम मैदा की चीज़ें हैं। अब ये बच्चा ज़िंदगी में क्या परफॉर्मेंस देगा? विटामिन सी बच्चे को नहीं दे रहे, विटामिन डी बच्चे को नहीं दे रहे, बच्चे को दिन भर एसी में बंद करके रख दिया, क्या मजबूत होगा? वह क्या कर पाएगा? जैसी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी वह टूट जाएगा, ज़रा सी चीज़ से गुस्सा हो जाएगा, ज़रा सी बात से उसमें चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा। ये परवरिश है। पवन जी, मैं फिर देश के एक मुद्दे पर आता हूँ। जब आध्यात्म की बहुत सारी शक्तियों का आपने जिक्र किया, काफ़ी बखान किया, जब इतनी शक्ति है आध्यात्म में, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं, आप लगातार इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, देश में अलग जगा रहे हैं, इतनी शक्ति है, तो क्या देश में व्याप्त महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन का मुद्दा हो, नक्सलवाद, आतंकवाद, क्या इनका तोड़ नहीं है, इनका खात्मा नहीं हो सकता आध्यात्म के जरिए? हो सकता है, और हो रहा है, और होगा भी आगे। देखिए, हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए आप, उधर इंडियन ओशन में आपका मित्र कोई नहीं है। डायागो गार्सिया में विदेशी अड्डे बने हुए हैं जहाँ से सीधे मिसाइल अटैक दिल्ली तक हो सकता है। चीन मित्र नहीं, पाकिस्तान मित्र नहीं, मंगोलिया मित्र नहीं, अफगानिस्तान भी मित्र नहीं। रूस अब उतनी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रखता नहीं। नेपाल आपका कोई मित्र नहीं है। भूटान है भी तो कुछ कर नहीं सकता। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चीनी बेड़े हैं। इतने सारे विरोधियों से घिरे, श्रीलंका को भी नहीं भूल सकते, वह भी कोई बहुत बहुत जबरदस्त मित्रता निभाई हो उसमें, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है, पर आधारित रहता है। तो आपका कोई मित्र नहीं। आप बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, आपके यहाँ उपभोक्ता बहुत बड़े हैं, लिहाजा अमेरिका की निगाह, पूरे यूरोप की निगाह, उनकी इकोनॉमी कंज्यूमर से चल रही है, हमसे चल रही है। चीन आपको स्ट्रेटेजिक
रूप से भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है मिलिटरीली, और साथ ही साथ आपको आर्थिक रूप से भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप पूरे विश्व के लिए खतरा है। उधर इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर, मैं आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद मानता हूँ, लेकिन उसको इस्लामिक बॉम्ब, कोई इस्लामिक बॉम्ब कहता है। ये जिया-उल हक के टाइम से ये कन्नोटेशन वहाँ से शुरू हुई। बिल्कुल। उसके नाम पर यहाँ शरारतें की जाती हैं देश में आके। देश का मुसलमान नहीं लड़ता कभी, और नाम दिया जाता है इस्लामी आतंकवाद। हाँ, कभी नहीं लड़ता। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, देश में जो घूम घूम के मैंने इकट्ठा किया, मैं वो अनुभव बता रहा हूँ आपको। बाहर से ऐसे लोगों को भेजा जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, लड़वाया जाता है यहाँ पर। इतनी सारी विपरीत परिस्थिति है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और स्ट्रेटेजिक रूप से, बावजूद उसके हम सर्वाइव कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं तो क्या। मैक्सिको सर्वाइव नहीं कर पाया, यूरोपियन यूनियन के सर्वाइवल में इस वक्त दिक्कतें हैं, उसके बाद रूस सर्वाइव नहीं कर पाया। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि आज़ादी के बाद से लगातार नीतियां बन रही है, अमल हो रहा है, लेकिन नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, ये तमाम मसले। क्यों ना हम अध्यात्म का सहारा ले लें, इसके नतीजे अच्छे आ जाएं। समस्या सरकारी स्तर पर एक जो सोच बन गई है ना, सेक्युलर नॉन सेक्युलर वाली, उसकी वजह से कोई अच्छा कार्य हो ही नहीं पा रहा। और अध्यात्म ना सेक्युलर, अध्यात्म सेक्युलरिज्म से कोई मतलब नहीं। अध्यात्म तो है ही सेक्युलर, सबके लिए है, सबसे प्रेम करेगा, वो सबको सिखाएगा। आध्यात्मिक गहराई इतनी है कि तन मन चरित्र तीनों बेहतर कर सकता है, अर्थव्यवस्था बेहतर कर सकता है। तो यदि आध्यात्मिक लोग जाएं, नॉर्थ ईस्ट जाएं, नक्सल एरियाज में काम करें, तो निश्चित रूप से वहाँ के दिल जीते जा सकते हैं। बंदूकों से युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन शांति केवल अध्यात्म से जीती जा सकती है। देश में कई बाबा ऐसे हुए हैं, ऐसे लगातार उनका सिक्का पूरे देश में भक्तों के ऊपर सिर चढ़कर उनका जादू बोलता है। काला पर्स रखो तो चमत्कार हो जाएगा, गोलगप्पे या खट्टी चीज़ खा लो तो तरक्की, उन्नति, प्रगति, सब चीज़ें एक साथ आपके द्वार पर आने लगेगी। कितने सहमत हैं ये सब चीज़ें जो है, या फिर बचने के लिए कोई लोगों को अवेयरनेस की कमी आपको महसूस होती है? जी, मैं अपने आश्रम के हर व्यक्ति से कहता हूँ, हमारे आश्रम का सिद्धांत ये है, पूजा विचार की हो या भगवान की हो, व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जिस वक्त में हम व्यक्ति की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, बस वहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। व्यक्ति को नहीं पूजना है, पूजना विचार को है। विचार पूजनीय है और विचार ईश्वरीय है, इसलिए पूजना ईश्वर को है। जिस दिन हम सब लोगों के अंदर ये चीज़ आ गई कि चमत्कार कुछ नहीं होते हैं, सब कुछ मिलता ईश्वर की उपासना से है। व्यक्ति माध्यम हो सकता है, आदरणीय हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। जिस दिन हमारे अंदर यह चीज़ आ गई, तो हम तुरंत इस प्रकार की परेशानी, इस प्रकार की जो समाज में बुराइयां चल रही हैं, उससे तुरंत बचने लगेंगे। देखिए, सच्चाई यह है, मनुष्य के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो कितना भी ताकतवर मनुष्य क्यों ना हो। बस इतना है कि वह अपनी साफ दिली से, अपने ज्ञान से, नेक नियति से और ईश्वर की साधना उपासना से वह ईश्वर से जुड़ जाता है और माध्यम बन के वह किसी के लिए कुछ पूजा प्रार्थना कर देता है। तो आप मानते हैं जितने लोग इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं धर्म और आध्यात्म के नाम पर, वो सिर्फ पाखंड कर रहे हैं? बचना चाहिए, वो लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम लोग एक बार जब पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास आ जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि करता वही है, सिर्फ वही है। मैं मेहनत करूँ, कृपा उसकी होगी, अन्य किसी की कृपा से मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। और हमें यही संदेश दुनिया को फिर देना चाहिए। मैं एक अच्छे सिंहासन पर, अच्छे आसन पर बैठ के संदेश यही दूँ कि देखो, आप मेहनत करो, अपने कर्म को सुधारने की कोशिश करो, देने वाला वह है, वह दे देगा। पवन जी, हाथ के पर्वत उठे हों तो दिक्कत है, दबे हों तो प्रॉब्लम है, तो क्या है ये पूरा? क्योंकि बहुत लोग तो जानते नहीं कि हाथ के अगर पर्वत उठे हैं, दबे हैं, तो उससे क्या ताल्लुक है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? सृष्टि संतुलन से चलती है। दवाई भी संतुलित लेंगे तो फायदा करेगी, ज़्यादा ले लेंगे या कम ले लेंगे तो नुकसान कर देगी। सृष्टि में संतुलन होना चाहिए। हाइट कम हो जाएगी तो दिक्कत, बढ़ जाएगी तो दिक्कत। नदी का जल कम हो जाएगा तो परेशानी, ज़्यादा हो जाएगा तो परेशानी। हर चीज़ एक संतुलित अवस्था में हो तो अच्छा है। अब जैसे मैं आपका हाथ बताता हूँ, ये आपका हाथ है। अब इस हाथ में ये जो चीज़ है, ये आपकी उंगली हो गई। इस उंगली के नीचे का जो हिस्सा है, ये पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। ये बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया, ये सूर्य हो गया, ये बुध हो गया, ये हो गया, ये चंद्र, ये सूर्य हो गया, ये मंगल हो गया, ये दोनों, और ये राहु और ये केतु। अभी क्या स्थिति है, अब ये एकदम से उठ जाए, जो पर्वत ज़्यादा उठ जाएगा तो उस ग्रह से संबंधित गुण इतने उठ जाएंगे कि वह अवगुण हो जाएंगे। जैसे चंद्रमा उठ गया किसी का, तो चंद्रमा क्या कराता है? चिंतन कराता है।
अब चिंतन करके कर्म भी तो करना चाहिए, लेकिन चंद्रमा ज्यादा उच्च हो जाएगा तो व्यक्ति चिंतन ही चिंतन करता रहेगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजाता रहेगा, कर्म नहीं कर सकता। सूर्य पद पिता प्रतिष्ठा देता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कर्म ही प्रधानता नहीं है और लकीरें ही जो है सब कुछ नहीं हो सकता, दोनों में संतुलन और तालमेल जरूरी है। एग्जैक्टली, ये तालमेल, भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के इतर कुछ हो नहीं सकता। केवल कर्म से कुछ नहीं होता, केवल भाग्य से भी कुछ नहीं हो सकता। एस्ट्रो अंकल पवन सिन्हा से हमारी बातचीत जारी रहेगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ एस्ट्रो अंकल, गुड लक गुरु के नाम से भी आजकल जाने जा रहे हैं, पवन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हुए हैं। उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पवन जी, जिस प्रकार से बातचीत होती है कि समुद्री नमक से पोंछा घर में अगर लगा दें तो पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी, घर परिवार में सुख शांति का वास होगा, समृद्धि बढ़ेगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं या फिर ऐसा नहीं लगता ये सब टोटके हैं? नहीं, देखिए, घर के अंदर, शरीर के अंदर ये ऊर्जा है जो कार्य करती है। यही ऊर्जा उत्पत्ति का कारक भी है, इसी से हम उत्पन्न हुए हैं। यही ऊर्जा हमें चलाती है, यही ऊर्जा ईश्वर है। घर के अंदर भी यही ऊर्जा है। अगर ऊर्जा सकारात्मक है तो मन सकारात्मक होगा, विचार सकारात्मक होंगे। विचार यदि सकारात्मक है तो घर में कलह नहीं होगी, शांति होगी। मन शांत होगा तो उत्सुक होगा, जिज्ञासु होगा, रिसर्च करेगा, कुछ अच्छा करेगा। तो ये सारी चीज़ें उस सकारात्मकता को और उस सकारात्मक शक्ति को हासिल करने के लिए होती हैं। नमक आपकी जो नकारात्मक टेंडेंसी है उसको दूर करता है, क्लीनिंग करता है, शरीर की भी क्लीनिंग करता है, घर की भी क्लीनिंग करता है। और इसीलिए जो भी ऐसे नकारात्मक प्रभाव घर में उत्पन्न हो रहे हैं, कीड़े कांटे घर में उत्पन्न हो रहे हैं, ये उसे ख़त्म कर देता है। आजकल हर शख्स, हर व्यक्ति तनाव में जी रहा हो कि आजकल आप जो है तनाव प्रबंधन, तनाव मुक्ति की भी बातें बता रहे हैं, किस प्रकार से पॉसिबल है? ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है। देखिए, होता क्या है, तनाव मूलतः क्या है? तनाव दो चीज़ है, एक तो विचार और दूसरा शरीर। केवल विचार से आप तनाव ठीक नहीं कर सकते, केवल शरीर से भी नहीं ठीक कर सकते। दोनों चीज़ें, विचार भी है और शरीर भी है। अब क्या हुआ, आपने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारा ये कार्य हो सकता है ना बने। मैं घबरा गया एकदम से। घबरा क्यों गया? क्योंकि मेरा ब्रेन कमज़ोर है। ब्रेन ने एकदम से सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज कर दिया, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। यह रिलीज होते ही शुरू में तो अच्छा लगा और उसके बाद धीरे धीरे मैं कमज़ोर पड़ता चला गया। अब मुझसे ज़रा सा भी विचार, ज़रा सा भी टेंशन, ज़रा सी भी परेशानी वह हल ही नहीं हो पा रही है, वह जा ही नहीं पा रही है। अब क्या करें? तो एक तरफ तो तनाव से लड़ने के लिए हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, और ये मैं दावे से कह रहा हूँ, दावे से इस बात को, ईश्वर के विश्वास पर अपने जीवन को छोड़कर जो लोग ईश्वरीय पथ पर चलते हैं, ईश्वर उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। वह क्षण भर को हार सकते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं वी मे लूज द बैटल बट नॉट द वॉर। हम एक छोटा सा मोर्चा भले ही हार जाएं, लेकिन युद्ध नहीं हारेंगे, ये तय है। और दूसरी चीज़ है उत्तम खान पान और दिनचर्या। सुबह उठिए, श्वास लीजिए, जितना श्वास शरीर के अंदर उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा, जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा उतना ब्रेन सेल स्ट्रॉन्ग, जितना ब्रेन सेल स्ट्रॉन्ग, जितना हमारा न्यूरोकेमिकल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना हमारा हार्मोनल सिस्टम बढ़िया चलेगा। तो उधर विचार उत्तम हुआ जिसमें हार जैसी कोई चीज़ नहीं है, और उधर हमने अपने ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग किया। तो तनाव तो आएगा, परिस्थिति कभी नहीं बदलती। बहुत सारे लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिष को पढ़ते हैं, ज्योतिष से मदद लेते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ये सोच के कि अब सारी परिस्थिति बदल जाएगी। परिस्थिति ज़्यादातर केस में वैसे ही रहती है, कुछ ही केसेस में बदलती है। आदमी की ताकत बढ़ जाती है उस परिस्थिति को चुनौती देने की। तो आपने बताया कि बड़ों के बारे में, बड़े तो आपके उपाय जानकर जो है तनाव प्रबंधन से, तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन बच्चों की शरारतें, उनकी आदतों से हर अभिभावक जो है चिंतित है, परेशान है। जैसे झूठ बोलना, टीवी ज़्यादा देखना, इनके भी लगातार आप बताते आ रहे हैं कि उपाय भी अभिभावकों को बताते आ रहे हैं। किस प्रकार से बच्चों के मामले में आप कहेंगे कि अभिभावक किस प्रकार से जो है कदम उठा सकते हैं उनको? देखिए, पहली चीज़ ये है, अभिभावक को अपने बच्चे की निगाह में बहुत ईमानदार सिद्ध होना चाहिए। वह भगवान होता है बच्चे का। अगर बच्चा ये देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं, मुझे दिन भर पढ़ने के लिए कहते हैं, वह उसकी श्रद्धा कम करता जाता है। फिर
उसके मन में जो ना प्रेम भाव, इज्जत का भाव वह कम होता जाता है। चूंकि एक नेचुरल रिलेशनशिप है, प्राकृतिक संबंध है, वे तो अपनी जगह रहते ही हैं, लेकिन वह श्रद्धा भाव उसमें कम होता जाता है। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि यदि उनके बच्चे में उनके प्रति श्रद्धा भाव कम हो गया तो क्या होगा, यह उनको सोचना चाहिए। इससे बच्चा उनकी बात नहीं मानता। दूसरी चीज यह है कि वह बच्चा तो क्या है ना, रोज नई चीज सीख रहा है, उसके तन मन में जबरदस्त ऊर्जा है, सीख रहा है। माता पिता वहीं रुक रहे हैं। माता पिता भी सीखे तो बच्चे के मन में ये रहता है, यार ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए मुझे, अन्यथा वो उनको बेवकूफ समझता है। हाँ? नहीं तो बेवकूफ समझ, मम्मी तुमको क्या मालूम आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तुमको क्या मालूम है। तो यह चीज पेरेंट्स समझें। पेरेंट्स में आत्मविश्वास बढ़ेगा तो बच्चे की गलती को टोक सकते हैं। और एक जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आया ना, ये लिबरल पेरेंटिंग का, बच्चा जो कर रहा है करने दो, ये गलत है। बच्चे को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है। ह्यूमन ब्रेन को डिसिप्लिन करना पड़ता है, वो नहीं तो ब्रेन एट लार्ज हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, कुछ भी कर देगा। आज के दौर में स्थिति ऐसी होगी कि माँ बाप जो है या तो ऑफिस में चले जाते हैं या अपने घर के काम में एंगेज हो जाते हैं, लेकिन उतना प्रॉपर ध्यान बच्चों पर नहीं दे पाते। अब टेलीविजन खुद देख रहे, बच्चे से कैसे मना करेंगे नहीं देखो। तो लिहाजा खुद पर संयम रखना होगा और खुद को ज्ञानवान बनाना होगा। खुद में धैर्य रखें, खुद में क्रोध कम करें और खुद अच्छा खाए पिए, तो बच्चा अपने आप वो सीख जाता है। देखिए, एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं। पेरेंट्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि वह बच्चों को बताएं। पवन जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा समाज के बारे में। जिस प्रकार के समाज का जो है तस्वीर अभी उभर कर, आधुनिक काल में उभर कर जो तस्वीर सामने आई है, विघटन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, समाज बिल्कुल टुकड़ों में बंटता जा रहा है। कितना चिंता की बात है ये देश के लिए? चिंता की बात है। देखिए, और कोई उपाय आपके पास इसके लिए? ये समाज में ना दो चीज़ों का क्राइसिस है। एक तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, साख जिसे कहते हैं, एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो रहा है। एक तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है समाज के सामने, और दूसरा बहुत बड़ा क्राइसिस है हम में आत्मविश्वास की कमी है। हम वो करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, चाहे गाना बनाने में, चाहे राजनीतिक समीकरण बनाने, राजनीतिक नीतियां बनाने में, चाहे ब्यूरोक्रेसी में, कुछ भी जो वहाँ हो गया, वेस्ट में हो गया, वह यहाँ पर लागू हम कर। अनुसरण की प्रवृत्ति बढ़ गई। अनुसरण, ये दो चीज़ें, और इसके साथ साथ टॉलरेंस की कमी, ये तीन चीज़ें इतनी विध्वंसक हैं, ये समाज को तोड़ देंगी। खासतौर से भारत जैसा समाज जो हेटेरोजीनियस सोसाइटी है, वासुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा पर जो काम करता है, जो भारतीय समाज एक अलग सा समाज है। इसमें ये हेटेरोजीनियस है सोसाइटी, इसमें कहीं कुछ बोला जाता है, कहीं कुछ पहना जाता है, कहीं कोई धर्म है, कहीं कोई धर्म है। ऐसे समाज में जो चीज़ जोड़ती है वह है टॉलरेंस, सहन शक्ति, वह कम हो रही है। अब ये आएगी कैसे? साख चरित्र का मसला है, सहन शक्ति मन की शक्ति है। मन को मजबूत करने के लिए घर पर योग सीखे, और केवल योग का मतलब हम समझते हैं केवल व्यायाम, शारीरिक क्रियाएं नहीं। ध्यान करे व्यक्ति, योग करे, स्वाध्याय करे, कुछ अच्छी बात सीखे, पढ़े, वही चीज़ें उसको स्कूलों में भी सिखाई पढ़ाई जाए, तो उसका मन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। उसको ये बताया जाए, और उन चीज़ों में बच्चों को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं। मेरा तो ये अभियान है, मैं कहता हूं सरकार के लोगों से कि कृपया मेरी मदद करें और बच्चों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवाएं। तो बच्चों के ऊपर कोई राजनीति नहीं, हर धर्म के बारे में बच्चों को पढ़ाएं, हर धर्म के बारे में बच्चों को समझाएं। टॉलरेंस आने लगेगी, ना कोई धर्म अच्छा है ना कोई बुरा है, ये बच्चे को सिखाएं, टॉलरेंस आने लगेगी। तुम अपने धर्म को खूब जम के मानो, लेकिन दूसरे की बुराई मत करो, इतना ही तो सिखाना है। तुम्हारा कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे का कल्चर भी अच्छा है, तो लिहाजा उसकी भी इज्जत करिए। टॉलरेंस आने लगी, ज्ञान आने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा, तब जाके समाज की समस्याएं खत्म होंगी, नहीं तो ये और बढ़ेंगे। अब देखिए, हर तीसरी और चौथी मैरिज में, जो मेरे पास अपने आंकड़े, परेशानियां हैं। हर पांचवी छठी मैरिज कभी भी टूटने की कगार पर आ जाती है, और हर 12वीं 13वीं मैरिज लगभग टूट गई। तो सोचिए, बड़ी क्राइसिस की स्थिति है, लेकिन ये तभी ठीक होगा जब धैर्य बढ़ेगा, मन शांत होगा। पवन जी, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा राजनीतिक मसलों पर। जिस प्रकार से देश की तस्वीर जो आई है उभर कर, देश में जो स्थिति बनी है अभी, किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये आने वाले भारत के भविष्य के लिए अच्छा है, अच्छे होने के संकेत हैं, किस प्रकार का? देखिए, 2010 से परिस्थितियाँ खराब होने लगी थी। अप्रैल 2011 से जगह जगह आंदोलन होने लगे।
बड़ी व्याकुलता का माहौल पूरे देश में हो गया था और लग रहा था कि ऐसा ना हो कि देश विभाजन की ओर चल दे, समाज विभाजन की ओर चल दे, संविधान पे लोगों का भरोसा उठ जाए, ऐसा ना हो जाए कहीं। ये एक अच्छा कार्य हुआ, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई। ये गवर्नमेंट कुछ वायदे करके आई है। लोग पुरानी सरकार के नीतियों से आजिज आए हुए थे, इसलिए उन्होंने एक परिवर्तन लिया। अब मैं कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी मेरा मसला नहीं है, अब तो ईश्वर के राह पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन एक ये बड़ा अच्छा सुखद परिवर्तन है जिसमें सामाजिक एकता का भी परिचय मिला है। लोगों ने विश्वास दिखाया एक व्यक्ति में, और बहुत बड़े मौके हैं आज के दिन सरकार के पास कि वह इस देश का भविष्य लिख सके। परिस्थिति बहुत सरल अभी भी नहीं होंगी। सरकार बन गई है, परिवर्तन की बयार बह रही है, लोग अच्छा महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी बदलना पड़ेगा। केवल सरकार क्या करेगी, राज्य की सरकारों को भी बदलना पड़ेगा। सभी मंत्रियों को एक सा होकर काम करना पड़ेगा। उनके और नौकरशाही के रिश्ते बहुत अच्छे होने होंगे। सकारात्मक दिशा, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे विकासवादी प्रशासन कहते हैं, उसका अनुपालन करना पड़ेगा। सीखा तो बहुत है, किताबों में बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन अब उसका अनुपालन करना पड़ेगा और ये हो सकता है। अब से आपकी फोरसाइट, आपकी दूरदर्शिता क्या कहती है कि जितने वादे देश की जनता से किए गए हैं वो पूरे होंगे? नवंबर तक तो देखिए बड़ा सकारात्मक सब कुछ रहेगा, उसके बाद फिर भेद उत्पन्न होने शुरू होंगे। गवर्नमेंट में आपस में? हाँ, गवर्नमेंट में आपस में होंगे, स्टेट्स में होंगे, कुछ शुरुआत होगी। स्वास्थ्य की वजह से हो, चाहे वह नीतियों की वजह से हो, तो कुछ समस्याएं शुरू होंगी। परिणति कहाँ तक जाएगी? लेकिन उतना बुरा नहीं होगा जितना अप्रैल 2011 से और 2013 तक हुआ, उतना बुरा नहीं होगा। हम अच्छे सकारात्मक मार्ग पे निश्चित रूप से चलेंगे, निश्चित रूप से चलेंगे। पवन जी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत सारी बातें हमसे शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा राम राम। और उनसे मेरा निवेदन भी है कि आपके माध्यम से सभी सकारात्मक ऊर्जाएं, शक्तियां उनको मिले और वो अच्छे भविष्य के निर्माण की राह पर चलें। धन्यवाद। ये थे एस्ट्रो अंकल पवन सिन्हा, जो हमसे समाज में व्याप्त बुराइयां, कुरीतियों से लेकर राष्ट्र निर्माण और राजनीतिक मसलों पर भी हमसे बेबाक से चर्चा की। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।